नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और यह रेलवे सामान्य विज्ञान का हमारा 7वां भाग है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने बाकी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस प्रकार की क्लास प्रतिदिन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सुबह 11 बजे आपको रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास मिल सके। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हमें बताना है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या फिर 5 होती है। तो साथियों, हाइड्रोजन के जो समस्थानिकों की संख्या होती है वो 3 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अब कौन कौन से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है? तो पहला समस्थानिक इसका नाम है प्रोटियम। पहले समस्थानिक का नाम आपको याद रखना है, प्रोटियम होता है। दूसरा हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है उसका नाम है ड्यूटोरियम। दूसरे हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम क्या हो गया? ड्यूटोरियम हो गया। और तीसरा जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है उसका नाम है ट्रिटियम। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, बिच्छू का विष कहां पर होता है? पैरों में होता है, हाथ में होता है, मुंह में होता है या फिर उसके डंक में होता है? तो साथियों, जो बिच्छू होता है उसका विष जो रहता है उसके डंक में रहता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। जो पहाड़ होते हैं वहां पर पानी को यदि उबाला जाता है तो किस तापमान पर वह उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक या 100 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो अगर पहाड़ों पर आप पानी उबालेंगे तो आपका पानी जो रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है, क्योंकि पहाड़ का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व बताना है। सोडियम होगा, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर हीलियम? तो सबसे हल्का तत्व जो होता है साथियों वो हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? एच होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है? ये आपको याद रखना है, Na होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लिथियम का जो संकेत होता है साथियों Li होता है। और हीलियम का संकेत क्या होता है? हीलियम का संकेत अगर आपसे पूछा जाए तो He होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पिसिकल्चर कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है? तो साथियों, हमको बताना है कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। विकल्प सी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो साथियों, 1 जूल जो होता है वह 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में 0.24 दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रश्न से संबंधित बन सकता है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है साथियों जूल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? हमें बताना है कि लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है या फिर कॉपर सल्फेट होता है? तो साथियों, लाल दवा जो होती है उसका रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका सूत्र पूछ लिया जाए आपको कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है KMnO4। क्या सूत्र होता है पोटेशियम परमैंगनेट का? पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र याद रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का बनने से है? विटामिन ए का है? नहीं है। विटामिन बी का भी नहीं होगा,
विटामिन सी का भी संबंध रक्त का थक्के से नहीं होगा, विटामिन डी का संबंध रक्त का थक्का से बनने से है। तो डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 9, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के आविष्कारक कौन थे? रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच या फिर लुई पाश्चर। तो आपको बताना है कि रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे। तो रक्त समूह के जो आविष्कारक थे साथियों, लैंड स्टीनर थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न क्रमांक 10, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हमें बताना है कि जो कार्बन है उसका शुद्धतम रूप कौन सा है। कोक होगा, कास्ट कोयला, कोयला या फिर हीरा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो आपको बताना है कार्बन का शुद्ध रूप जो होता है वो हीरा होता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? पहला विकल्प है ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण, बी दे रखा है ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के कारण, सी है ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है, या फिर अनुनाद के कारण। तो साथियों, प्रतिध्वनि सुनाई देने का जो कारण होता है वह ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इस कारण से हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है। शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्ताल्पता का निवारण करना या फिर लोह का उपयोजन करना। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, लौह इस्पात से है, सिंचाई से संबंधित है या फिर मत्स्य उद्योग से संबंधित है। तो नीली क्रांति का अगर आपसे पूछा जाए कि संबंध किससे होगा तो मत्स्य उद्योग से इसका संबंध हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 14, आलू के अंकुर उपयोगी होते हैं। आलू के अंकुर जो होते हैं वो उपयोगी है, पोषण के लिए है, श्वसन के लिए है, जनन के लिए है या फिर कायिक वर्धन के लिए। तो आलू के अंकुर उपयोगी होते हैं जनन के लिए। विकल्प सी हमारा सही उत्तर रहेगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तांबे का होता है, नर्म लोहा का उपयोग होता है, निकिल धातु का उपयोग होता है या फिर कोबाल्ट का। तो विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो इसमें नर्म लोहा का उपयोग होता है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर किया। और यह हमारा रेलवे सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 7 था। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर आप इसके बाकी 6 पार्ट देखकर बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि ये 15 प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने जो किए हैं ये आपको अच्छे समझ में आए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बाकी साथियों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।